Hi students, how are you? I am GS Rawat once again here with your history subject of class 7th, and today we will learn about its new chapters. Chapter number 2, New Kings and Kingdoms. New Kings and Kingdoms means नए राजा और उनके राज्य, नए नए राजा कौन बने और उन्होंने कैसे कैसे राज्य बनाए. So before this we have already learned the chapter number 1 which was about the tracing changes through 1000 years. तो वो that is the base chapter of this book. वो जो है base chapter है इस book का, तो उसमें दिखाया गया है कि ये tracing changes through 1000 years means 1000 सालों के अंदर आए परिवर्तनों के बारे में हमने देखा. तो उन्हीं 1000 सालों में अब सबसे पहले जो 700 से 750 ईस्वी के बीच में जो हम यहाँ पे इस बुक में अभी सारे ही चैप्टरों में हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए. तो वहाँ पे मोस्टली वहाँ पे जो कुछ चेंजेस दे रखे हैं उन्हीं में से एक सबसे पहला चेंज आया, वो आया न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके राज्य जो है स्थापित हुए. नाउ लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. Means 7वीं शताब्दी के बाद, 7वीं शताब्दी जो थी, 7वीं शताब्दी में जो थी उसके बाद जो है राजवंशों का उदय हुआ, कई राजवंशों का उदय हुआ हमारे देश में. एज यू आर लुकिंग हेयर, ये मैप दे रखा है यहाँ पे, दिस इज़ द मैप इज़ गिवन हेयर. तो मैप नंबर 1 ये भी शो कर रहा है यहाँ पे, ये जो अलग से फिगर आउट कर रखे हैं रेड कलर्ड, पिंक कलर्ड, तो ये अलग अलग जो राजा हुए यहाँ पे ये वो शो कर रहा है. इसमें दे रखा है कि मैप 1 मेजर किंगडम्स 7th टू 12th सेंचुरी, 7 से 12वीं शताब्दी तक यहाँ पे किस तरह के राजवंश थे. लोकेट द गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज, पलास, चोलाज एंड चाहमानाज, चौहान जिनको बाद में कहते चाहमान थे वो पहले. तो कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर विच द एक्सरसाइज्ड कंट्रोल. तो क्या आपको लगता है कि ये जो राज्य थे पहले, आज की डेट में वहाँ पे कौन से राज्य हैं, तो ये हम देख सकते हैं. नाउ व्हाट वी वर लर्निंग कि यहाँ पे 7 से 12वीं शताब्दी के बीच में हम यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में किस तरह से राजवंश स्थापित हुए. चित्र नंबर 1 उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है इसमें. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय. इमरजेंस मीन्स उदय, मीन्स द उनको जो है उदय होना या बनना, जहाँ पे शुरुआत हुई है, शुरुआत होना, स्टार्टिंग ऑफ द न्यू डायनेस्टीज, जो नए राजवंश थे. डायनेस्टी मीन्स राजवंश, राजघराने. तो जो बना था राजाओं के जो राजवंश होते थे उसको उनको बोलते हैं डायनेस्टीज. By the 7th centuries, there were big landlords or warriors chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinate or samantas. तो यहाँ पे क्या हुआ कि 7वीं सदी में आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे. राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे. तो उनके सामंत कहे जाते थे जो भी भूस्वामी होते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे उस समय तक. तो 7वीं सदी तक बड़े बड़े लोगों ने जो है कई जगहों पे अपना अधिकार कर लिया था, बड़े बड़े ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया था, तो उनको भूस्वामी कहा जाता था. तो दोज आर कॉल्ड सबकंटिनेंट एग्जिस्टिंग किंग्स एवन लैंडलॉर्ड्स, जिनको लैंडलॉर्ड्स मीन्स भूस्वामी, तो बड़े बड़े ज़मींदार, और जो है एग्जिस्टिंग किंग्स एक्नॉलेज देम, तो सामंत, और उनको सामंत कहा जाता था. जो और राजाओं ने, जो राजा होते थे, उन्होंने उन लोगों को अपने अधिकार में रखा. दे वर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट.
तो इस तरह से वो जो बड़े बड़े सामंत होते थे, मातहत होते थे, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। तो वो जो लोग होते थे, बड़े बड़े धनी लोग होते थे राज्य के, तो उनसे ये उम्मीद करता था राजा कि वो हमारे लिए कुछ उपहार लाए और उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो ये करते थे कि भाई वो जो है उनके दरबार में हाजिर लगाए, वहाँ पे जाए, बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, सामंत लोग हैं, और फिर जो है राजा उनको जो है सिक्योरिटी प्रदान करे, उसके बदले में राजा उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था वो प्रदान करे। इस तरह से उस समय चलता था। As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be महासामंता। और जैसे जैसे उनके साथ अपनी धन संपदा, जो सामंत लोग थे उनकी धन संपदा बढ़ती गई, तो वो महासामंत बन गए और महामंडलेश्वर। तो और उसके बाद वो महामंडलेश्वर बन गए। बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते गए, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड रीजन। वो महामंडलेश्वर मीन्स एक रीजन में, एक स्थल, एक ज़मीन में अधिक सत्ता संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी, मतलब जितने मंडल में जितनी जगह पे उसके चलती थी, जितने जगह पे उसका जो है प्रभुत्व होता था, उतने का वो स्वामी होता था, उसको बोलते थे महामंडलेश्वर। एंड सो ऑन सम टाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। और इसी तरह से उन्होंने इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी वो राजा को राजा न मानकर खुद ही राजा के समान जीवन जीना शुरू कर देते थे स्वतंत्र रूप से। तो इस तरह के ये धनी लोग उस समय हुआ करते थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द Chalukyas of Karnataka. In the mid 8th century, Dantidurga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlords and performed a ritual called Hiranyagarbh literally the golden worm। तो इस तरह से, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूट नाम के राजा हुए वहाँ पे, जो बड़े बड़े सामंत हुए हैं। तो राष्ट्रकूट थे। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। पहले वो चालुक्य राजा जो होते थे, चालुक्य वंश का वहाँ पे शासन था दक्षिण में और कर्नाटक में, और उनके अधीन में रहते थे। लेकिन वो बड़े सामंत थे, बड़े महामंडलेश्वर हुआ करते थे। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। तो 8वीं सदी में ही 100 साल के बाद ही एक जो है राष्ट्रकूट ने अपना अलग दुर्ग बनाना चाहा, इसे उसे हराया और हिरण्यगर्भ शताब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, मतलब सोने का गर्भ नाम के उसने एक जगह नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक यजन्मा when the rituals was performed with the help of the brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a kshatriya, even if he was not one by birth। तो जैसे ही जो राजा लोग, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेता है। मतलब अगर वो क्षत्रिय भी नहीं है, कोई अन्य किसी जाति का है या छोटी जाति का है या किसी छोटे समुदाय का है कहीं से, और उसके पास धन संपदा बहुत हो गई है, वो जमींदार है, ज़मीन का मालिक है, तो उसको उसके लिए जो है ये हिरण्यगर्भ जो ये जो यज्ञ था ये करवाया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, और उसको जो है ये घोषित किया जाता था कि ये भी एक प्रकार का क्षत्रिय है और उसको क्षत्रिय बनाया जाता था, उसके राजाओं के समान माना जाता था। तो इस तरह के यज्ञ होते थे। In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayura Sharman and the Gurjara Pratihara Harishchandra were Brahmanas who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and राजस्थान रिस्पेक्टिवली। तो इसी तरह से जो हमारे जो ये हुए हैं
कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों में जो है के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर अगर हम उदाहरण के लिए देखते हैं तो कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। तो ये कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार नाम के एक ग्रुप हुए हैं, ये लोग हुए हैं और ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। इन्होंने मतलब इन्होंने जो है अपना ब्राह्मण धर्म जो है छोड़ दिया और अपना जो है क्षत्रिय बन गए और राजाओं की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उस समय प्रथा हो जाती थी कि जो लोग जिनके पास पैसा भूस्वामी बहुत ज़्यादा हो जाता था महामंडलेश्वर, उसके बाद वो राजा के अधीनता अस्वीकार करके अपने आप ही राजा बन जाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब हम देखेंगे राज्यों में प्रशासन। प्रशासन किस तरह से होता है? प्रशासन मीन्स जहाँ से लेखा जोखा हर प्रकार के नियम कानून फॉलो किए जाते हैं वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज की डेट में कलेक्ट्रेट होता है, जिला कार्यालय होता है, तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है हमारे समाज का। तो उस समय वहाँ कैसा होता था ये देखेंगे। तो मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडोप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड्स ऑफ किंग्स एंड त्रिभुवन चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स। तो इस समय क्या होता था कि मनी ऑफ दीज मीन्स यहाँ पे इन नए राजाओं में से कईयों में महाराजाधिराज तो होते थे, राजाओं के भी राजा। महाराजाधिराज मीन्स राजाओं के भी राजा, जो त्रिभुवन चक्रवर्ती तीनों भुवनों का स्वामी। तीन भुवन मीन्स धरती पाताल आकाश का भी वो अपने आप को स्वामी मानते थे। ऐसे ऐसे भी कुछ राजा हुए हैं जो राजाओं से भी ऊपर अपने आप को समझते थे। इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की गई। तो जो लोग जिनका जितना ज़्यादा धन संपत्ति होती थी और जितना ज़्यादा बल होता था, सैन्य बल होता था, दूसरों पर अधिकार करते थे, तो इस तरह की उपाधियां धारण कर लेते थे, टाइटल लगा लेते थे अपने आप में। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ ही साथ किसान व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ भी अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। नाउ we have to see there as a figure is given there. तो figure number 1, wall relief from cave 15 Ellora showing Vishnu as Narsimha, the man lion. It is a work of the राष्ट्रकूटाज पीरियड। तो राष्ट्रकूटों का समय में जो है अजंता और एलोरा नाम की जो है महाराष्ट्र में ये गुफाएं बनाई गई और उसमें ये चित्र दे रखा है नरसिंह अवतार का। तो किस तरह से ये चित्र उस समय का है ये है। डू यू थिंक बीइंग बोर्न एज अ क्षत्रिय वॉज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड? तो इस तरह से क्या आपको लगता है कि उस समय क्षत्रिय होना जो है राजा बनने के लिए बहुत आसान था? क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो इस तरह से नाउ दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंताज एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ द पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणाज। तो उन्होंने जो है इस समय जो वे अपने सामंतों और साथ साथ में किसान व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी किया करते थे। नाउ इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. Means यहाँ पे क्या होता है कि इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो इन सभी राज्यों के जो उत्पादक होते थे अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। तो इनकी जो मतलब जो आय होती थी तो किसानों से, पशुपालकों से, जो कारीगर होते थे लकड़ी किसी चीज़ का कारीगर करने, तो इस तरह के जो संसाधन वाले जो लोग होते उन्हीं से जो है पैसा इकट्ठा किया जाता था और इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए
मनाया या बाध्य किया जाता था। इनको बोला जाता था इस समय कि पीजेंट्स, कैटल्स कीपर्स मीन्स जो भी है, हु आर ऑफन परसुएडेड टू कंपेल्ड टू और सरेंडर मीन्स उनको जो है बाध्य किया जाता था, उनको जो है ज़बरदस्ती जो है उनको कहा जाता है कि भाई तुम अपनी कमाई का इतना हिस्सा जो है हमको दो। तो और कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, और इस यहाँ पर जो लगान टाइप का एक कर टाइप का लगाया जाता था, रेंट लगाया जाता था, एक कर लगाया जाता था उन पे, जिस रूप में उसको वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो इस तरह से जो प्राप्त करने वाला होता था वो अपने आप को भूस्वामी उनको नहीं मानता था, जो कमाते थे, खेती बाड़ी करते थे, वो अपने आप को राजा लोग जैसे भूस्वामी बड़े बड़े वो बोलते थे कि भाई हम ही तुम्हारे मालिक हैं, तुम हमको जो भी तुम कमाते हो उसमें से हमको दो। आवर हंड्रेड्स टैक्सेस, अब हम देखेंगे यहाँ पे 400 कर, 400 कर 400 टैक्सेस, 400 प्रकार के टैक्स, 400 प्रकार के यहाँ पे जो है टैक्स लिए जाते थे। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर to more than 400 terms for different kinds of taxes. The most frequently mentioned tax is वेटी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के जो राजा थे, उन्होंने जो अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। उनके जो किताबें हैं वहाँ पे जो रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं वहाँ पे ये पता चला कि वो लोग जो हैं 400 से भी अधिक प्रकार के टैक्स लिया करते थे जनता से, जिसमें वेट्टी, जिसमें जो है सबसे अधिक उल्लिखित कर में वेट्टी जो नगद की बजाय जबरन शर्म के रूप में लिया जाता था। तो मतलब जो देने वाले होते थे मजदूर लोग, वो जो कामगार लोग जो होते थे वो उसको अपनी खुशी से नहीं देते थे, बल्कि उनको ज़बरदस्ती उनसे लिया जाता था। उस कर को उस समय वहाँ पे वेट्टी कहा जाता था। टेकन नॉट इन ए कैश बट द फॉर्म्स ऑफ द फोर्स्ड लेबर एंड कड़ामाई or land revenue. There were also taxes on thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, cess on succession to family property etc. तो इस तरह से वहाँ पे देखा गया है, यानी कि जबरन श्रम और कदमबाई यानी कि भू राजस्व थे वो, और मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। अगर मकान पे कोई आदमी छत डाल दे और उसके आगे से छज्जा उठ पे डाल दे तो उस पे भी कर लगता था, पहले उस पे भी टैक्स देना पड़ता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए भी सीढ़ी के इस्तेमाल करने पर भी कर लगता था। अगर किसी पेड़ पे जो खड़े बड़े बड़े खजूर के पेड़ होते हैं उस पर आदमी चढ़ नहीं पाता, तो उसमें अगर वो किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर रहा चढ़ने के लिए, उसका भी टैक्स देना पड़। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए, और परिवार में अगर आदमी जैसे किसी का आगे के बुजुर्ग गुजर गए तो उसके बेटे को अपनी ज़मीन पर हक लेने के लिए उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अनगिनत जो है वहाँ पे कर जो है वसूले जाते थे। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, क्या आपको लगता है आज की डेट में इस टाइप के कर लिए जाते हैं? These resources were used to finance the king's establishments as well as for the construction of the temples and forts. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and success to land as well as trade routes. तो ये जो संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। इस तरह से राजा के पास जो है धन संपदा आती थी, उसके पास पैसे आते थे लोगों को लूट के। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। उन मंदिर और दुर्गों, किलों का निर्माण किया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा। उस समय राजा लोग जो है मंदिर और किले जो है अपने फोर्ट बनाने में लगे रहते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनमें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना है। तो जिसमें इस तरह के युद्ध भी लड़े जाते थे, उन पैसों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी जिसमें उनको भारी संपदा मिलने की जो है बड़ी उम्मीद होती थी। जैसे किसी राज्य के पास मानवाद, यहाँ उत्तराखंड राज्य में किसी का पास जो है राजा यहाँ का जो है, अगर वो दिल्ली के राजा से लड़ाई लड़ेगी तो दिल्ली के राजा के पास बहुत पैसा, तो वहाँ जा कर के
उसको हरा के वहाँ की जो संपत्ति है उसको भी हड़प लेते थे। तो इस तरह से वो पैसा कमाते थे उस समय। The functionaries for collecting revenues were generally recruited from influential families, and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. और इस काम को करने में जो होते थे, जो राजस्व वसूली के लिए जो पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच में से ही की जाती थी। जो जितना बड़ा परिवार होता था, जिसका जितना बड़ा बोलबाला होता था, अमीर परिवार होता था, उस परिवार को ही राजा लोग जो है ये वसूली करने में लगाते थे। छोटे मोटे लोगों को नहीं, जिसका प्रभुत्व होता, जिसके डर से लोग जो है कांप जाए, तो ऐसे जो धनी लोग होते थे, जो जिनके पास हर तरह की बल होता था, तो उन्हीं लोगों को इस टैक्स वसूली में लगाया जाता था। प्रायः वंशानुगत होती थी और इसमें वंशानुगत चलता रहता था मामला कि भाई ठीक है, तुम लोग टैक्स लोगे तो तुम्हारा काम है। सेना में ऐसा भी होता था कि कई बार राजा के निकट संबंधी ही उन ओहदों पर होते थे, और कई बार राजा के जो निकट संबंधी होते थे, भाई तो राजा है तो उसके जो संबंधी होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, वो तो वैसे अमीर होंगे, तो उन्हीं को उस काम में, टैक्स वसूली के काम में लगाया जाता था। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। अब यहाँ पे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान किस तरह से ली जाती थी, तो ये भी देखते हैं। प्रशस्तीज कंटेन्स डिटेल्स दैट मे नॉट बी literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned brahmanas who occasionally helped in the administrations. Means प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे। प्रशस्तियों मीन्स लिखित डिटेल्स, जो रिटन जो डिटेल होते थे, जो लिखित रूप में जो राजाओं के बारे में जो तथ्य मिलते थे, जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते थे, ऐसी बातों को भी राजाओं के बारे में लिखा जाता था। मतलब राजा के बारे में बढ़ चढ़ के बातें लिखी जाती थी। लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि उस समय के जो राजा होते थे वो किस तरह से अपने आप को दिखाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में दिखाना चाहते थे। वो ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। और ये जो प्रशस्तियां होती थी, जो ग्रांट्स होते थे, इनको जो है बड़े जो विद्वान लोग राजा के घर में होते थे, उन लोगों के द्वारा लिखी जाती थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द अचीवमेंट्स ऑफ नागा भट्ट। तो नागभट्ट की उपलब्धियां, नागभट्ट नाम के जो आदमी हुए हैं, उनकी क्या उपलब्धियां, अब हम ये देखेंगे यहाँ पे। तो मैनी रूलर्स डिस्क्राइब्ड देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तीज। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्त रूलर्स समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। और कई राजाओं की जो है यहाँ पे, कई शासकों की जो है प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया गया है। आपने पिछले साल जो है क्लास 6 में जो है गुप्त वंश समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहार किंग एज फॉलोज। तो एक प्रशस्ति ऐसी मिली है, आंध्र संस्कृत के ली गई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई है, जिसमें जो है प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। क्या है? द किंग ऑफ आंध्रा सैंधवा सिंध विदर्भा पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट्स ऑफ द उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन as he was a prince. He won a victory over Chakrayuddha, the ruler of the Kannauj. He defeated the king of the Banga, parts of the Bengal, and Anarta, parts of the Gujarat, Malwa, parts of the Madhya Pradesh, and Kirata, forest peoples, and Turks and Vats and Matsya, both kingdoms in North India. मीन्स जो ये राजा थे
आंध्र प्रदेश में जो ये राजा हुए हैं, जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में नागभट्ट, तो इनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ये आंध्र, सैंधव, विदर्भ, महाराष्ट्र एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक, उड़ीसा राज्य जिसको आज बोलते हैं, उसका हिस्सा, ये राजा उसके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। तो यहाँ के जो राजा थे, तो जो नागभट्ट का नाम का जो राजा था, उसने इन सबको तभी हरा दिया था जब वो सिर्फ बालक थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को भी विजित किया। कन्नौज का जो राजा था उसको सबसे बड़ा राजा माना जाता था हमारे देश में उस समय। तो जो उत्तर पूर्व में हमारे कन्नौज एरिया है, जो हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो वहाँ पे कन्नौज, तो उस राज्य को भी इसने जीत लिया था। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी लोग जो होते थे जंगलों में रहने वाले, तुर्क लोग जो होते थे विदेशों से आए हुए, यहाँ पे वत्स मत्स्य दोनों और उत्तर भारत के राजाओं को सबको पराजित कर दिया था उसने। तो ऐसा जो है नागभट्ट नाम के एक जो है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में दिखा जाता है, और नागभट्ट नाम के एक राजा हुए। तो इस तरह से उस समय के राजाओं के बारे में प्रशस्तियाँ मिलती हैं, मीन्स लेख मिलते हैं। Also see if you can find some of the areas mentioned in the inscriptions on map 1. Other rulers made similar claims as well. Why do you think they made these claims? तो इसी तरह से अगर आप चित्र में देख करके कोई अन्य राजा आपको जो है पिछली हिस्ट्री में ऐसा मिलता है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि ये लोग इस तरह के क्लेम्स जो हैं, जो घोषणाएं हैं, क्यों करते थे, कि इस प्रशस्तियाँ क्यों बनाते थे। तो इसके बाद है Kings often rewarded Brahmanas by grants of land. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. और राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ब्राह्मणों को जो है बड़ी बड़ी ज़मीनें दान दिया करते थे राजा लोग। और उसमें क्या होता है कि दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और इस सब चीज़ों को जो है ताम्रपत्र में, कॉपर प्लेट मीन्स ताम्रपत्र, तांबे के जो पत्ते टाइप के होते थे, उन पे लिख करके सुरक्षित रखा, अभिलिखित किया जाता था, जो कि जिनको इंस्क्रिप्शन कहा जाता था, जो है अभिलेख के रूप में रखा जाता था, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। जो जिसको ज़मीन देते थे उसके साथ साथ में उसका एक रिकॉर्ड होता था कि भाई आप ज़मीन अब आपकी है, तो ताम्रपत्र में लिख के उनको दे दिया जाता था। दिस इज अ सेट ऑफ द कॉपर प्लेट्स। यहाँ पे एक सेट दे रखा है, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है कॉपर प्लेट्स का, तो तांबे की प्लेट्सों का, ये जो है राजाओं ने जो दान दी है। रिकॉर्डिंग ग्रांट लैंड मेड बाय द रूलर्स इन द 9th सेंचुरी। तो ये 9th सेंचुरी का है, 9वीं शताब्दी में लिखे गए थे। रिटर्न पार्सली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। तो ये संस्कृत और तमिल में लिखे गए हैं। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील। तो ये यहाँ पे शाही जो है इसमें सील लगाई गई, जिसमें सबको जो सुरक्षित रखा गया, टू इंडिकेट दैट दिस इज़ एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ये जो है इसलिए रखे जाते थे कि यही भाई प्रमाणिक जो है हमारे जो है कागजात हैं, अभिलेख हैं। तो इस तरह से इनको इस रूप में रखे जाते थे। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। अब हम देख देते हैं कि ज़मीनों में भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था। भूमि के अलावा भी कोई चीज़ ब्राह्मणों को देते थे, दान देते थे, तो क्या देते थे। दिस इज अ पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलाज। तो चोल लोगों के द्वारा, यह एक चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। तमिलनाडु में जो चोल वंश राज्य करते थे, चोल राजा राज्य करते थे, तो उनका दान का एक अंश है यहाँ पे कि वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. This is what the land contains: fruit bearing trees, waterland, gardens and orchards, trees, wells, open space, pastures, lands and blazes, untils, platforms, canals, ditches, rivers and silt laden landeds, tanks, granaries, fish ponds, bees hives and deep lakes.
तो इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पे कि हमें उन्होंने लिखा हुआ है उस समय के चोल राजाओं ने कि हमें मिट्टी की मेड़ें बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है और इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष यानी कि भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नगार, अन्न के भंडार, मछलियों के तालाब और मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, ये सब चीज़ें ऐसी ज़मीन को उन्होंने दान किया। तो इस तरह से उसमें डिस्क्राइब कर रखा है पूरी लैंड्स के बारे में। ही हु रिसीव्स द लैंड्स कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस imposed by judicial officers and as fines, the tax on betel leaves, that on woven clothes, as well as on vehicles. He can build large rooms with upper stories made of the backed bricks. He can get large and small well dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary. He can get canals constructed for irrigations. He should ensure that water is not wasted and that embankments are built. तो इस तरह से जो है उन्होंने लिखा था ज़मीन के बारे में, उस ज़मीन के बारे में कि ये जो ज़मीन है इसकी ये स्थिति है और जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। अब वो कर वसूली करने के लिए जिसको भी ज़मीन देते थे तो उसको बोलते थे आप तुम जो है लोगों से कर वसूली करो। तो कर वसूली वह न्यायाधीशों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकते थे। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल कर लिया जाता था। और यह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था उस जगह पे जो कि उनको दान दी जाती थी, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता था और ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो, मतलब उस ज़मीन की सुरक्षा होनी चाहिए। तो इस तरह से पानी का जो है वहाँ पे सुरक्षा हो, तो इस तरह से उसको ज़मीन दान दी जाती थी। List all the possible sources of the irrigation mentioned in the inscriptions and discuss how these might have been used. तो लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। Now come to the next para. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was deposed by an author named Kalhan. He used a variety of the sources including inscriptions, documents, eyewitnesses, accounts and earlier histories to write his account. Unlike the writers of the Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. तो यहाँ पे क्या हुआ कि अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की भी रचा गया, एक बहुत बड़ा संस्कृत काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो भी राजाओं ने वहाँ पे शासन किया उनके बारे में लिखा गया और इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया। एक कल्हण नाम का एक आदमी था जिसने उसको लिखा। कल्हण ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। इसने यहाँ पे जो यहाँ पे दे रहा है कि ऑथर नेम्ड कल्हण ही यूज्ड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख जो अभिलेख होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे, आई विटनेस होते थे जो लोगों से पूछ करके, जो देख करके, तो प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन भी उसने लिखे और इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया उसको लिखने के लिए। प्रशस्तियों के लेखकों में से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनके नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है और उसने प्रशस्ति मतलब राजाओं के सम्मान में ही सिर्फ नहीं लिखा साहित्य, उसने जो भी साहित्य लिखा वो उनकी नीतियों और उनकी आलोचना भी की उसने उसमें कि ये लोग जो हैं गलत नीतियां बनाते हैं, किस तरह से जनता पे ये लोग मतलब ज़बरदस्ती करों को लगाते हैं या जनता को
किस तरह से परेशान करते हैं, तो हितों का जो है हनन करते हैं। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने लिखा। उन्होंने इस कल्हण नामक जो लेखक था, इसने जो है राजाओं की आलोचना भी की, मतलब इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। इसलिए 12वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। तो उस समय के राजाओं के लिए सबसे बड़ा अलग टाइप का ग्रंथ जो है उस समय बन गया था। वारफेयर फॉर वेल्थ, अब जो है वारफेयर धन के लिए युद्ध, अब धन के लिए युद्ध भी होते थे जो सबसे ज़्यादा हुआ करते थे उस समय। You may have noticed that each of these ruling dynasties were based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas, one particularly. और इस समय क्या होता है कि आपने यह गौर किया होगा कि इनमें प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। अगर किसी राजा का कोई अपना क्षेत्र जहाँ पे उसका शासन चलता है, जहाँ का वो राजा होता था, तो वो ये चाहता था कि मेरा इसके अलावा भी जो दूसरे राज्य जो हैं उन पे मेरा अधिकार हो जाए। तो इस तरह की वो सोच रखते थे। Prized area was the city of the Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to the Gurjar, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj because there were three parties in this long-drawn conflict. Historians often describes it as the Tripartite struggle. तो इसमें क्या हुआ कि एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में जो, और उसमें भी एक जो विशेष क्षेत्र था जो सबसे ज़्यादा उस समय हमारे भारत का जो सबसे प्रसिद्ध राज्य था वो था गंगा घाटी से लगा हुआ, जिसको कन्नौज नगर बोलते थे, कन्नौज, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ये जो है कन्नौज में शासन करना चाहते थे और ये आपस में लड़ते रहे कि हम यहाँ पे, तो इसमें गुर्जर, राष्ट्रकूट जो भी साउथ में, ये लोग साउथ में और वेस्ट में ये लोग अपना शासन ऑलरेडी कर रहे थे, यहाँ वहाँ के राजा थे, लेकिन ये कन्नौज को जीतना चाहते थे। कन्नौज को जीतने की इनकी बड़ी इच्छा थी और ये लड़ते रहते थे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, 3 साइड से लड़ी जाती थी, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है और इसलिए इसको जो है त्रिपार्टाइट स्ट्रगल मीन्स त्रिपक्षीय, 3 तरफ से लड़े जाने वाला युद्ध जो है इस तरफ से होता था। एक जगह के लिए, एक ही जगह के लिए 3 राजा जो है लड़ते रहते थे। तो एज वी विल सी PP 62 to 66 rulers also or try to demonstrate their powers and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter number 5. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसा कि हम देखेंगे कि पृष्ठ नंबर PP मीन्स पेज नंबर, तो पेज नंबर 62 66 बास 62 से 66 तक रूलर आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दियर पावर्स। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो जितने भी राजा होते, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया इस समय और अपनी सत्ता के संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया और अपने सत्ता, अपनी जो है ताकत दिखाने का भी प्रयास किया। इसलिए जब वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। तो मंदिरों को लूटने की भी उनकी साजिश होती, क्योंकि मंदिरों में जो है उस समय काफ़ी धन संपदा होती थी जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और चैप्टर नंबर 5 में आप इसके बारे में अधिक से पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनबी। तो इसी तरह का एक राजा हुआ, एक जो शासक हुआ वो सुल्तान महमूद गजनबी हुए जो अफगानिस्तान से आए। ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030। जो है उसने 1997 से 1030 तक यहाँ पे जो अपना शासन किया एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, और मध्य एशिया में अपना जो है अधिकार जमा दिया। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, और ईरान से लेकर के उत्तरी भारत जो हमारा था उस पर अपना पूरा अधिकार कर लिया।
ही रेज्ड द सब कंटिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और उसने जो है हमारा जो भारत का ये जो जितना हिस्सा था उपमहाद्वीप का, इसको अपने कब्जे में कर लिया। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स, और उसका जो टारगेट थे, जो हमारा यहाँ का जो मुख्य मुख्य निशाने थे जहाँ वो कब्जा करना चाह रहा था, अपने अधिकार में लेना चाह रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर थे। वो मंदिरों पे कब्जा करता था महमूद गजनबी, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सोमनाथ। इसी में से एक सोमनाथ का मंदिर है जो गुजरात में पड़ता है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni। और वहीं उस मंदिर को, जो हमारा सोमनाथ का मंदिर है हमारे गुजरात में आज भी पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन संपदा होती थी उस समय में, और उसने उसको सबसे ज़्यादा बार उसको लूटा, वहाँ की धन संपदा को यहाँ से ले गया, और अपने जो देश में जहाँ पे वो गजनी, जहाँ से वो आया था सुल्तान, तो उसने वहाँ पर बहुत संपन्न महमूद ने जब धन को देखा तो बड़ा हिस्सा जो है गजनी नामक जो उसकी राजधानी थी, जहाँ पे वो राज करता था, जहाँ पे जहाँ से वो आया था अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान में यहाँ से पूरा जो है जो यहाँ की जो धन संपदा थी वो लूट के ले गया। Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered, and interested a scholar named Al-Baruni to write an account of the subcontinent. This Arabic work known as the Kitab-ul-Hind remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. मीन्स सुल्तान महमूद ने अपने जीते हुए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहा, और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबों में, अरबी भाषा में, जो क्योंकि उनकी भाषा जो होती है उर्दू अरबी होती है, तो अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब-उल-हिंद के नाम से उसने जो अल बरूनी ने जो पुस्तक लिखी, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है उस समय के बारे में। अल बरूनी ने उसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया, और अल बरूनी ने, क्योंकि वो यहाँ भारत के बारे में लिखना चाहता था, तो उसे यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ के जो संस्कृत के विद्वान पंडित थे उनसे उसने पूछ के पता किया। Other kings who engaged in warfare, including the Chahmanas, later known as the Chauhans, who ruled over the regions around Delhi and Ajmer, they attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of the Gujarat and the Gahadwalas of the western Uttar Pradesh. The best known Chahmanas ruler was Prithviraj III, 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Gauri in 1991, but lost to him the very next year in 1992. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि सुल्तान युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे। चौहान वंश जो था जिसको चहमान कहा जाता था पहले, उन्होंने सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े यहाँ पे अपने राजाओं ने, जो क्षत्रिय राजा थे, जो बाद में चौहान के रूप में से जाने गए, और वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। दिल्ली से लेकर के अजमेर राजस्थान तक उनका शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, और चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1168 से 1192 तक जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी से युद्ध किया, और अफ़गान शासक को 1991 में मोहम्मद गौरी को 1991 में हराकर भेज दिया था कई बार, लेकिन दूसरे ही साल 1992 में उसके हाथों मारा गया था, हार करके उसके पकड़ा गया था। लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली हमारे राजा हुए पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं अलग से दे रखे, इनको भी देख लेते हैं।
Look at map 1 and suggest reasons why these rulers wanted to control Kannauj and the गंगा वैली। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि जो राजा होते थे वो कन्नौज नामक जो क्षेत्र था हमारा गंगा से गंगा घाटी में पड़ता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो उसको सभी राजा लोग जीतना क्यों चाहते थे, तो उसका कारण आप देखिए। सुल्तान एन अरबिक टर्म मीनिंग रूलर। सुल्तान एक जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रूलर, शासक, राजा। Look at map 1 again and discuss why the Chahmanas may have wanted to expand their territories। और मैप नंबर 1 में देखिए कि जो चौहान लोग थे वो क्यों अपने राज्य को फैलाना चाहते थे। तो इस तरह से यहाँ पे है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे दूसरे पेज पे आइए। यहाँ पे देयर इज दिस गिवन अ पिक्चर हेयर। यहाँ पे हमारे भारत का एक नक्शा दिया गया है और इसमें है अ क्लोजर लुक द चोलाज। अब यहाँ पे जो है चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, क्लोजर लुक मीन्स नज़दीक से देखना उसके चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश भी एक बहुत ही शक्तिशाली शासकों का वंश रहा, तो उसके बारे में डायनेस्टी थी, उसको हमने देखना। तो उनका राज्य कहाँ कहाँ पे था दक्षिण भारत में, ये बहुत शक्तिशाली हुए थे। तो फ्रॉम उरियार टू तंजावुर, उरियार से तंजावुर तक, उरयूर और तंजावुर तक इनका राज्य था। ये दक्षिण भारत में राज्य पड़ते हैं। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर? अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुट्रियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ द कांचीपुरम विजयालय who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Mutrayar in the middle of the 9th century. He built the town of Tanjavur and a temple of goddess निशुम्भमर्दिनी देयर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये राजा थे उन्होंने चोल वंश की सत्ता में कैसे आया, चोल वंश जो है अपनी कैसे शासन में आया, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो कावेरी डेल्टा से मुट्टरियार नाम से युद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, मतलब पल्लव राजाओं का वहाँ पे शासन था पहले, तो उनके नीचे काम करते थे। और ये एक ज़मींदार, जैसे हमने पहले भी पढ़ा यहाँ पे चैप्टर में, तो जिनके पास थोड़ा थोड़ा शक्तियाँ बढ़ती जाती थी जिनकी, तो पावर में आते थे, तो पल्लव राजाओं के मातहत थे। लेकिन उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने जो पल्लव राजा थे उन्हीं को हरा करके जो वहाँ के राजा थे उनको हरा दिया और उस एरिया पे कब्जा कर लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भमर्दिनी देवी का मंदिर भी, तंजावुर नाम का नया शहर बसाया इन्होंने चोल वंशों ने, और वहाँ पे निशुम्भमर्दिनी नाम का देवी का मंदिर भी बनाया इन्हीं चोल राजाओं ने। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कंकॉर्ड नेबरिंग regions and the kingdoms grew in size and power. The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. अब यहाँ पे क्या हुआ कि विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। तो विजयालय के जो इनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी पड़ोसी राज्यों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। तो यहाँ पे जो दूसरे दक्षिण भारत के जो और राज्य थे उनको भी उन्होंने जीत लिया और उनको अपना हिस्सा बना लिया। राजा फर्स्ट जो है यहाँ पे एक हुए हैं कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर। तो राजराज प्रथम जो है, जो राजराज प्रथम जो थे वो यहाँ पे सबसे जो है पावरफुल, सबसे शक्तिशाली शासक हुए चोल वंश के। बिकेम किंग इन 1985 एंड एक्सपांडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। तो 985 में सबसे पहले ये शासन में आए, इन्होंने अपना सत्ता जमाई, राजा बने यहाँ पे राजराज 1 और प्रथम,
और इन्होंने जो है पूरे एरिया में एक्सपेंडेड मीन्स अपना फैलाव कर दिया, अपना चारों तरफ जितने भी अदर छोटे छोटे राज्य थे उन सबको जीत डाला। ही आल्सो reorganized द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, और उसने वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था वहाँ, उसको फिर से सुदृढ़ किया, दुरुस्त किया, उसको फिर से पुनर्जीवित किया पूरे साम्राज्य का। राजराजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज, और उसके बाद राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम आए, उसका पुत्र था, उसका बेटा था, फिर उसने उसके राज्य को चलाया। पॉलिसीज एंड इवन रेज्ड द गंगा वैली, और उसने उसको और आगे बढ़ाया गंगा की तलहटी तक। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशंस, और उसने अपने राज्य को जो है पूरे श्रीलंका तक, साउथ में पूरे श्रीलंका तक, और पूरे जो है नेवी एरिया, जो नवल एरिया था, जो समुद्री एरिया था, वहाँ तक पूरे द्वार समुद्र तक पूरा फैलाया। अब स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, अब हम देखेंगे यहाँ पे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। तो भव्य मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ, बढ़िया अच्छे अच्छे मंदिरों का भी निर्माण हुआ उस समय में, इसने करवाया चोल राजाओं ने। और उसके बाद ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मीन्स कांस्य मूर्तियाँ, कांसे की मूर्तियाँ बनाई गई इस समय। तो कैसा हुआ, द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम built by Rajaraja and Rajendra are architectural and sculptural marvels। तो यहाँ पे जो ये राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार था उस समय का। Chol temples often become the nuclei of the settlements which grew around them. These were centers of the crafts productions. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. The produce of this land, तो इस तरह से हम देखते हैं कि चोल वंश जो था उन्होंने जो है काफ़ी बदलाव लाए दक्षिण भारत में, और चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, और ये शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। और ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए, और इन मंदिरों में इतनी संपन्नता हो गई कि जितने दूसरे लोगों के पास जितनी जो धन संपदा थी, पैसे थे, उससे भी ज़्यादा ये मंदिरों में धन संपदा आ गई। इतने अच्छे इन्होंने यहाँ पे लोगों ने दान दक्षिणा दी। Went into maintaining all specialties who worked at the temples and very often lived near it, priests, garlands, markets, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of the economic, social and cultural life as well। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, जो ये मंदिरों का जो निर्माण कराए इन राजाओं ने, चोल वंश के राजाओं ने, तो इन्होंने अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। यहाँ पे कई प्रकार के ये क्या मंदिरों और शासकों अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। तो मंदिर के आसपास जो है उसके लिए काम करते थे पुरोहित, मालवार, बावर्ची, महतर, इस तरह के लोग होते थे, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, मतलब वहाँ पे सिर्फ पूजा नहीं होती थी, वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं, और यहाँ पे amongst the craft association with the temples, the making of the bronze images was the most distinctive। Chol bronze images are considered amongst the finest of the world, while most images were of deities. Sometimes images were made of the devotees as well।
तो यहाँ पे क्या होता था कि जो यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी उस समय कांसे की, वो बहुत ही विशिष्ट स्थान रखती थी, वो विशेष प्रकार की होती थी। कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम होता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है और दुनिया में उस समय उसके जैसे चोल वंश के राजाओं ने जैसे वहाँ मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनवाई, उससे बेहतरीन मूर्ति कहीं नहीं बनती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। देवी देवताओं और उनके भक्तों की जो है प्रतिमा बनाई जाती थी। अब इस तरह से यहाँ पे चोल वंश। अब नेक्स्ट इसमें एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो चोल वंश के जो शासक थे उनका वहाँ पे पूरा राज्य दिखाया गया, उनका किस तरह से शासन, किस तरह से उनकी स्थिति व्यवस्था, राज व्यवस्था थी, पूरा जो है सारा इसमें आया है। तो अब यहाँ पे हम देखें कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई की किस तरह की व्यवस्था थी। Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soils and their banks. Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. अब यहाँ पे क्या हुआ कि चोलों की जो है कई उपलब्धियां कृषि में हुई। उन्होंने कई प्रकार की यहाँ पे जो है मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स मीन्स उन्होंने कई प्रकार की उपलब्धियां, कई प्रकार की प्राप्तियां, यहाँ पे सफलताएं यहाँ पे प्राप्त की कृषि के क्षेत्र में। विकासों के माध्यम से संभव हुई। और मानचित्र 2 जहाँ पे चित्र नंबर 2 यहाँ पे दिया गया, मैप नंबर 2, इसमें आप देख सकते हैं, गौर कीजिए। और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बन जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, निकलता है इनसे, अलग अलग धाराओं में पानी इसमें हो जाता है, जिससे किनारों पर उपजाऊ भूमि जमा होती रहती है। और इसके किनारों पे क्या होती है कि उपजाऊ जो बहुत ही अच्छी जो नमी वाली भूमि है वो बन जाती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। और इस तरह की जो ज़मीन है वहाँ पर चावल बहुत अधिक मात्रा में होता है बंगाल के उधर, तो वहाँ पर इस तरह की भूमि कावेरी नदी के कारण बन जाती है। नाउ although agriculture had developed earlier in other parts of the Tamil Nadu, it was only from the 5th and 6th century that his areas was opened up for large scale cultivations. Forests had to be cleared in some regions. Land had to be leveled in order areas in the delta regions. Embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to. तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी। तो तमिलनाडु में कई जगह पे कृषि पहले से होती थी, खेती बाड़ी, पर 5वीं और 6ठी शताब्दी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती होना शुरू हुआ। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना शुरू किया गया, जंगल को काटे गए, और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन का समतल किया गया। कहीं कहीं पर उबड़ खाबड़ ज़मीन थी तो उसको समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। वहाँ पर जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र, नदियों के किनारे के जो खेत होते थे उनको जो है बाहर दीवारें टाइप की लगा करके उनको सुरक्षित किया गया। इसी समय में और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना, कई क्षेत्रों में इस तरह के फसलें उगाई जाती थी। सो इन दिस वे अ पिक्चर इज गिवन हियर, फिगर नंबर 4, चोल ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो यहाँ पे एक ब्रॉन्ज जो है स्कल्पचर है, जो पीतल की जो यहाँ पे एक जो ये हमारी जो यहाँ पे एक कांस्य मूर्ति है, कांसे की एक मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। तो कांस्य मूर्ति है उस समय की, ये लेडीज़ है। तो इसको आप देख सकते हैं किस तरह से, कितना फाइन आर्ट से बनाया, कितना अच्छी तरीके से इसको बनाया, हाउ द केयरफुली इट इज़ डेकोरेटेड, कितना अच्छी तरह से इसको जो सजाया गया है। हाउ इमेज वर मेड, सी चैप्टर 6। और जो इसी तरह की इमेज है चैप्टर 6 में आपको देखने को मिल सकती हैं। नाउ look here, come to the next page.
carry water to the fields in many areas to crop were grown in a year। तो इस तरह से हमने देखा in many cases it was necessary to water crops artificially। A variety of methods were used for irrigation in some areas। Wells were dug in other places, huge tanks were constructed to collect rainwaters। Remember that irrigation works requires planning, or organizing labors and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared। Most of the new rulers as well as peoples living in villages look an active interest in these activities। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी, और कई केसों में कई जगहों पर जो है फसलों और सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम, संसाधन और व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ साथ ही गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई इसी चोल वंश के शासन में। तो इस तरह से यहाँ पे चोल वंश के शासकों ने जो है कृषि को जो है और सिंचाई को बढ़ावा दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। साम्राज्य और प्रशासन। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन साम्राज्य को कैसे बढ़ाया गया पूरे को, तो ये देखेंगे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट्स नोन एज और बिकेम्स prosperous with the spread of the irrigation agriculture। Groups of such villages formed larger units called nadu। The village council and the nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रशासन किस प्रकार संगठित था, किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी, जो किसानों की बस्तियाँ होती थी, जो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स में छोटे छोटे जो किसान होते थे उनकी जो बस्तियाँ होती जहाँ पे वो रहते थे उनको जो है उर कहा जाता था उस समय। और सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाड़ू कहा जाता था। और इस तरह के जो समृद्ध गांव होते थे जहां पे अच्छी खेती बाड़ी होती थी बहुत अच्छे दर्जे की, तो उस तरह के जो गांव होते थे, बड़े गांवों का समूह होता था, 4-5 गांव, 10-15 गांव, तो उसको जो है नाड़ू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। जो नाड़ू जो होते थे, जो ग्रुप होता था, जो जहाँ पे प्रॉस्पेरियस लोग रहते थे, संपन्न लोग रहते थे, वहाँ पे से जो है टैक्स वसूली के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो उचित जगह उनके लिए मिलती थी। नाउ रिच पीजेंट्स ऑफ द वेल्ला कास्ट एक्सरसाइज considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. The Chola kings gave some rich landowners titles like Meve the Velan, a Velan or peasants serving 3 kings, Urayar chief, etc. The markers of the respects and the entrusted them with important offices of a state at the center। अब इस तरह से वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो जो वेल्लाल लोग थे उनको जो नाड़ू के कामकाज को देखने में काफ़ी दक्षता थी। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन, तो 3 राजाओं को जो अपनी सेवाएं देता था, अपने जो है
नौकरी करता था उनके लिए, उनको बोलता था उनको बोला जाता मुविंद वेलन। इस तरह के जो लोग मुविंद वेलन कहलाते थे। तो मुविंद वेलन और किसानी होते थे। अरैयार प्रधान, अरैयार नाम के जो लोग होते प्रधान होते थे, इसके भी चीफ होते थे, जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो इस तरह से इन्होंने जो है चोल वंश के जो राजा थे, इन्होंने जो है विभिन्न लोगों को अलग अलग प्रकार के पदों को भी विभक्त किया, पद भी दिए उनको, जो है उनके पोस्ट भी दी और उनको इस तरह से राज्य में अपना स्थान दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लैंड्स, अब टाइप्स ऑफ लैंड देखते हैं, भूमि के प्रकार, किस तरह की भूमि होती थी। चोलाज इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड सेवरल कैटेगरीज ऑफ द लैंड। वेलन वागई लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे चोल अभिलेखों में भूमि को विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, कई प्रकार की भूमियाँ मिलती है। तो वेलन वगाई नाम की जो यहाँ पे एक टाइप की भूमि थी, जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, जो ब्राह्मणों की भूमि नहीं होती थी, छोटे छोटे किसानों की भूमि होती थी, उस तरह की ज़मीन को वेलन वगाई कहा जाता था। और दूसरी होती थी ब्रह्मदेय लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणाज। तो ब्रह्मदेय होती थी जो इस तरह की भूमि जो ब्राह्मणों को दी गई होती थी। और शाला भोगा नाम की जो है एक प्रकार की ज़मीन होती थी, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल। तो शाल भोग नाम की जो ज़मीन होती थी उसमें अधिकतर विद्यालय बनाए जाते थे, स्कूल्स बने होते थे। देवदान तिरुनामत्तुकानी Devdan would be this kind of land gifted to temples। और ये इस तरह की भूमि होती थी, इसका नाम देवदान तिरुवनंतपुरी कनी। तो इस तरह की भूमि को मंदिरों को गिफ्ट किया जाता था, जो मंदिरों के लिए दान की जाती थी। और पल्लिकाचंदम जो ज़मीन होती थी, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। और इस तरह की भूमि को जैन मंदिरों को, जो जैन संस्थान होते थे, उनको दी जाती थी, पल्लिकचंदनम। नाउ वी हैव सीन दैट ब्राह्मणाज often received land grants of the Brahmdeya। As a result, a larger number of the Brahmanas settled emerged in a Kaveri Valley as in other parts of the South India। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्राह्मणों को जो है समय समय पर भूमि जो है दान में दी जाती थी राजाओं के द्वारा, और परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी के दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां बस गई थी। Each Brahmadeya was looked after by an assembly of Sobha of the prominent Brahmana landholders. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in details in the inscriptions, often on the stone walls of the temples. Associations of the traders known as nagarams also occasionally performed administrative functions in towns। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख में कुछ प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों को एक सभा दी जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी और इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते रहते थे। नाउ नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरमेरूर in Chingleput district, Tamil Nadu, provide details of the way in which the Sabha was organized. The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. Names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of the palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committees. अब इसमें क्या होता था कि तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर में
से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। यहाँ पे कई अभिलेख मिले हैं इस जगह पे, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के, चिंगलपुट नामक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उसमें उत्तर मेरूर नाम की जगह है। तो वहाँ से कई अभिलेख मिले हैं इतिहासकारों को, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा, ब्राह्मणों की जो सभा होती थी किस तरह से होती, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी, और इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। सो इन दिस वे देयर वर द टाइप्स ऑफ द लैंड्स एंड द एम्पायर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे साम्राज्य और यहाँ पे जो है प्रशासन हुआ करता था। तो ये यहाँ पे हमने देखा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। अब हम देखेंगे अभिलेख और लिखित सामग्री, किस तरह के अभिलेख मिलते थे उस समय इतिहासकारों को, जिससे हमको जो है इस हिस्ट्री का, उस समय की हिस्ट्री का पता लगता है। तो हु कुड बी ए मेंबर ऑफ द सभा, द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, सभा में सदस्य कैसे बनते थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा आर शुड बी ए ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो ये इस तरह से यहाँ पे क्या, सभा के सदस्य जो है उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो कि भूस्वामी होते थे और जो कि भू राजस्व वसूल किया, जहाँ से कि भू राजस्व लिया जा सकता था, जहाँ पे टैक्स लिया जा सकता था, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर सदस्य बनाया जाता था। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके अपने घर होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स एज, उनकी जो उम्र है वो 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदाज, और उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, और उनको जो है प्रशासनिक कार्यों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए और वो ईमानदार होने चाहिए। इन anyone has been a member of any committee in the last 3 years, और अंतिम 3 सालों में जो है वो कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ द अनदर कमेटी, और वो दूसरी किसी समितियों के मेंबर नहीं हो सकते हैं अगर कोई एक कमेटी का मेंबर बन गया। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। और यहाँ पे क्या होता था कि जो अभिलेखों को जो जिसने अपने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए और यह चुनाव नहीं लड़ सकता था, तो वो अपने संबंधियों के बारे में, उनकी ज़मीन के बारे में भी ये सारा डिटेल वहाँ पे बताना पड़ता था, तभी वो चुनाव लड़ सकता था वहाँ पे पद के लिए। नाउ while inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from Periya Puranam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of the ordinary men and women. तो इसी तरह से अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों, साधारण टाइप के जो लोग होते हैं, उनका जीवन राज्यों में कैसा था। तो 12वीं शताब्दी के तमिल कृति पेरिया पूर्णम में का यहाँ पे एक उदाहरण है। तो राजाओं के बारे में तो बहुत कुछ है, लेकिन साधारण जनता के बारे में कहीं मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है इतिहास में। तो साधारण जनता के बारे में यहाँ पे एक पेरियापुरम जो उस समय के जो कृति है उसमें यहाँ पे मिलता है कि ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द अदनूर was a small hamlet of the Pulias, a name used for a social group of the considered outcasts by the Brahmanas and Velalas, studded with small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in the menial occupations. Means अडनूर की सरहदों पर, अडनूर नाम की जगह, उसकी सरहदों पर उनकी जो है बाहरी इलाकों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अट्टा पड़ा पुलाया
एक ऐसा समूह, अट्टापड़ा पुलाया मीन्स जो एक ऐसा समूह था जो निवास करता था जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, जिसमें जो है उच्च जातियों से बाहर माना जाता था। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पे निवास करते थे। लोगों का एक ऐसा छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे, जिसमें छोटी छोटी मजदूर लोग होते थे जो कि दूसरों के लिए, दूसरों के खेतों में कामगार टाइप के लोग होते थे। तो इस तरह के लोग होते थे। नाउ considered covered with the script of the leather, occupations in the thresholds of the huts covered with the strips of the leather. Little chickens moved about in the groups. Dark children who wore bracelets of the black iron were prancing about carrying little puppies. In the shade of the Marudu Arjuna trees, a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. There were mango trees from whose branches drums were hanging, and under the coconut palms in little hollows on the ground, tiny headed bitches lay after whelping. The red crested cocks crowds before dawn, calling the Bravni Pulayar plural to their day's works, and by day under the shade of the kanji tree spread the voice of the wavy haired Pulaya women singing as they were husking paddy. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जिसमें ओछे किस्म के लोग मजदूर रहते थे और तो चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। तो ये छोटे छोटे इनका जो निवास स्थान था, जैसे जहाँ पे बिल्कुल गंदी टाइप के, जहाँ पे मुर्गे पक्षियाँ इस तरह के लोग जीव जंतु भी रहते थे, उनके साथ रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहनते थे, और गहरे काले रंग के इनके बच्चे भी होते थे जिनके काले काले लोहे के कंगन टाइप के पहने हुए रहते थे। छोटे पिल्लियों को उठाए उछलो और चलते रहते थे, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को उठा के चलते रहते थे। मारुदु पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। इसी तरह से एक मजदूरनी वहाँ पे थी, एक लेडीज़ थी जिसने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर में सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनको शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे ज़मीन में बने गड्ढों में छोटे सिरों वाली कृतियाँ पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों से पाँव फटने से पहले तड़गे पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। मीन्स यहाँ पे जो लेडीज़ होती थी, जो वर्कर्स होते थे, जो लोग रहते थे, वो इतने उनका निचला तबका था कि वो जो है जीव जंतुओं जानवरों के जैसे उनके साथ व्यवहार उसी तरह से जैसे लगे रहते थे, उस तरह से वो काम पे जाते थे। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलैया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजा वृक्ष की छाया में फैलती रहती थी। और इस तरह से वो लोग किस तरह से जीवन यापन करते थे, उनकी जो लेडीज़ें होती थी किस तरह से वो धान कूटते थे, अपना जीवन यापन करते थे, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। नाउ कम टू द राइट साइड ऑफ दिस पैरा। डू यू थिंक वुमन पार्टिसिपेटेड इन दीज असेंबलीज? इन योर व्यू आर लॉटरीज यूजफुल इन द चूजिंग मेंबर्स ऑफ द कमिटीज़? तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदार रहती थी, और क्या आप समझते हैं कि इन समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता था? नाउ नेक्स्ट है, वर देयर एनी ब्राह्मणाज इन दिस हैमलेट? डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज that were taking place in the village. Why do you think temples inscriptions ignore these activities? तो क्या इस पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे जितने
जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें और आपके ख्याल में अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। चाइना अंडर द तंग डायनेस्टी। तो तंग वंश के युग का चीन में तंग वंश का शासन था उस समय। उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह का उस समय का चीन का शासन था। In China, an empire was established under the Tang dynasty, which remained in power of about 300 years from the 7th to the 9th century. Its capital, Xi'an, was one of the largest city in the world, visited by Turk, Iranians, Indians, Japanese and Koreans. तो चाइना चीन में जो है तंग वंश का शासन था। एम्पायर्स वर एस्टेब्लिश्ड अंडर द तंग डायनेस्टी, तंग वंश का शासन था वहाँ पे। विच रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट, और जिनकी जो शासन रहा वहाँ पे वो 300 वर्षों तक रहा, जो कि 7वीं शताब्दी से और 9वीं शताब्दी तक रहा। इस कैपिटल, इसकी जो राजधानी थी जो तंग वंश की, वो शियान नामक शहर में थी। वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, जो कि उस समय की एक बहुत बड़ा शहर था दुनिया का, और विजिटेड बाय, जहाँ पे तुर्क लोग और ईरानियन लोग और भारतीय लोग और जापानी लोग और कोरिया के लोग, सभी लोग जाते थे रहने के लिए, देखने के लिए। तो इस तरह की वो सिटी थी। द तंग एम्पायर वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ ब्यूरोक्रेसी recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it. This system of selecting officials remained in place with some changes till 1911. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी तंग वंश के राजाओं की, कि तंग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से परीक्षा लेता था, परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति करता था अपने नौकरशाही जो काम करने वाले जो ऑफिसर लोग थे उन पर, जो है जैसा आज भी होता है तो एग्ज़ाम्स होते हैं तब जाके लोग नौकरी लगते। तो वो सिस्टम उस समय भी वहाँ पे डेवलप था चाइना में, और द्वारा प्रशस्ति होता था, और इन परीक्षाओं में हर वो इच्छुक बैठ सकता था जो कि उसके योग्य होता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के बाद 1911 तक कायम रही, और थोड़े थोड़े बदलावों के बाद 1911 तक, मतलब 700वीं शताब्दी से 1911 तक, मतलब कई हजारों 1000 साल से ऊपर तक ये जो है व्यवस्था वहाँ पर रही। तो ये चाइना की एक बहुत बड़ी वहाँ पे उपलब्धि थी उस समय। इन व्हाट वेज वाज द सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द प्रिवालेंट इन इंडियन सब कंटिनेंट। तो इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या हमारे देश में भी इस तरह की व्यवस्था थी उस समय, किस तरह से ये भिन्न थी, किस तरह से अलग थी, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इन दिस वे I have completed the chapter, and I have gone through the chapters in the same way as it was the first chapter was the important of this book. In the same way, the second chapter is also very, very important. You should go through the chapters, read the chapters with line to line, understand the chapters as I have explained here, and learn it. And if you like my videos, then please subscribe my channel. So thanks for today.